हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कृष्णा है और आज मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि है मेरी 19th वीक तक की प्रेगनेंसी जर्नी यहाँ पे कनाडा में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं रहती हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में, तो मैं ये आपको ब्रीफली बता पाऊँगी कि यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या होते हैं। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आपके ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे, टेस्ट, मेडिसिन और इन सब के लिए एक्सपेंस कितना होगा। तो मैं अपनी 19th वीक तक की पूरी डिटेल इस वीडियो में डाल रही हूँ। आपको एंड तक सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। और चलिए हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमने होम टेस्ट किया था और फिर उसके बाद हम लोग वॉक इन क्लिनिक में गए थे। तो वॉक इन क्लिनिक में हमने ट्राई किया कि हमें फैमिली डॉक्टर के लिए कुछ रिकमेंडेशंस मिल जाए, पर कनाडा का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है फैमिली डॉक्टर के लिए, या फिर किसी फ्रेंड ने आपको रेकमेंड कर दिया, तो फैमिली डॉक्टर मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ आपको वेटिंग लिस्ट में नाम डलवाना पड़ता है और वो डिपेंड करता है कि आपको कब वहाँ पे वो लोग लेंगे। पर वॉक इन क्लिनिक में सबसे पहले उन्होंने मुझे वहाँ पे टेस्ट कराया अलग से, और फिर उसके बाद उन्होंने 8 वीक के लिए अल्ट्रासाउंड हमारा बुक करवाया। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है सारा, जो मतलब अल्ट्रासाउंड या कुछ भी है, वो एक जगह पे नहीं होता है। उसके लिए ये लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड ऑर्डर किया है। तो फर्स्ट टाइम जो अल्ट्रासाउंड मेरा ऑर्डर हुआ, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया अपॉइंटमेंट के लिए। फिर मुझे 8 वीक की प्रेगनेंसी के जो पीरियड था उसी में मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ। तब जाके हमें पता चला कि ओके, हमारा ये बेबी है, उसके इतने हार्ट बीट है, या फिर अभी वो एग्जैक्टली किस वीक में और किस डेज़ में है, या फिर हमारी ड्यू डेट क्या है। तो ये था 8 वीक तक का एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैंने 1 वीक तक पूरा इंतज़ार किया कि मुझे शायद वॉकिंग क्लिनिक से वापस कॉल आएगा या फिर आगे मुझे क्या करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी इस चीज़ में, क्योंकि तब तक मेरे कोई भी ब्लड वर्क, मतलब कोई भी ब्लड रिपोर्ट नहीं हुए थे, कोई ब्लड वर्क नहीं हुआ था। तो मैं सारी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। 1 वीक इंतज़ार करने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो वापस हम गए वॉक इन क्लिनिक में। और वॉक इन क्लिनिक में जैसे आप जानते हो कि हर बार आप एक अलग डॉक्टर से मिलते हो, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही था। हम किसी अलग ही डॉक्टर से मिले, तब उन्होंने हमें थोड़े से ऑप्शंस वहाँ पे सजेस्ट किए। उन्होंने हमें बताया कि या तो आप नर्स हायर कर लीजिए जो MSP सर्टिफाइड हो, या तो आप मिडवाइफ्स हायर कर सकते हैं अपने प्रेगनेंसी केयर के लिए जो MSP सर्टिफाइड हो, या फिर प्री नेटल क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। उस दिन सैटरडे था, तो मैंने सारी जगह पे ईमेल्स डाल दिए थे। कुछ 4 मिडवाइफ के लिए डाले थे, और मंडे को मैंने एक प्री नेटल केयर का जो क्लिनिक था वहाँ पे मैंने कॉल किया। जब भी मैंने कॉल किया तब उन्होंने मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट दे दी और एक फिक्स डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट मेरी हुई। अब पूरा जो मेरा जर्नी था अब वही डॉक्टर हैंडल करेंगे, ये फिक्स हो चुका था। आफ्टर डिलीवरी भी बेबी की केयर जो होती है वो भी वही डॉक्टर करेगी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये मेरा फर्स्ट जो इशू था वो सॉल्व हो चुका था। अब ये जो सारे प्री नेटल केयर है या मिडवाइफ्स है, वो MSP सर्टिफाइड क्यों होने चाहिए? वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि MSP, अगर आप BC में रहते हो, ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हो, तो आपके पास अपना मेडिकल सर्विस प्लान होगा, उसका कार्ड होगा। तो उसके अंदर आपका पूरा जो एक्सपेंस है, जो कि डॉक्टर का एक्सपेंस, या फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, या फिर आपके कोई भी ब्लड टेस्ट होते हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो इसी में कवर हो जाते हैं। तो आपको कुछ पे करना नहीं होता है। इसीलिए देखना ज़रूरी है कि वो MSP सर्टिफाइड है या नहीं है।
अब वो जो 3 मिडवाइफ के लिए मैंने अप्लाई किया था अलग अलग जगह पे, वहाँ से भी मुझे कंफर्मेशन आ गया था लकीली। तो वहाँ पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे ऑलरेडी डॉक्टर मिल चुके हैं, बट थैंक यू, आपने मुझे कांटेक्ट किया और कंसिडर किया। तो ये डॉक्टर का इशू सॉल्व हो चुका था हमारा। अब बात आती है सारे टेस्ट और विजिट इन सब की। तो सेकंड जो मेरी अपॉइंटमेंट थी, जो मुझे जब मैंने कॉल किया तब मुझे फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए मतलब मुझे डेट मिली और उन्होंने मेरी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक की थी डॉक्टर के साथ। अब टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में क्या होगा वो ऑलरेडी उन्होंने मुझे ब्रीफ किया था। तो फर्स्ट जो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट थी उसमें ये था कि वो मेरी और मेरे हस्बैंड की जो जेनेटिक हिस्ट्री है उसके बारे में पूरा डिटेल पूछेंगे और इस हिसाब से हमारे सारे ब्लड टेस्ट होंगे। तो फर्स्ट टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी हो गई। उन्होंने पूरी जेनेटिक हिस्ट्री थी वो पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया हमारे पास से और उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपको जेनेटिक टेस्ट करवाना है तो आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप 2 हिस्सों में उसको करवा सकते हो। हमने हाँ बोला तो उन्होंने रेगुलर जो टेस्ट थे मेरे वो और मेरा ही जेनेटिक टेस्ट उस टाइम पे हुआ। तो ये था फर्स्ट। अब जब हमारा सारा हमारी सारी ब्लड रिपोर्ट और ये सारा जेनेटिक टेस्ट ये सारा प्रोसेस जब ख़त्म हो गया, मतलब ब्लड वर्क ख़त्म हो गया, तब मुझे सेकंड जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो थी फेस टू फेस अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ। हम डॉक्टर को वहाँ पे मिलने गए और वहाँ पे फर्दर डिस्कशन हुआ या फिर उन्होंने यहाँ पे रूटीन चेकअप इस तरह से कुछ होता है कि आपको बेबी की हार्ट बीट्स वो लोग अपने जो मशीन है उससे वो लोग सुनते हैं। ये अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, ये सिर्फ एक डॉपलर करके डिवाइस आता है, उससे वो लोग चेक करते हैं कि बेबी की करंट हार्ट बीट कितने हैं या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड अपॉइंटमेंट। फिर मेरा थर्ड अपॉइंटमेंट जो था वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास था, जो कि मेरा एक सर्विक टेस्ट था उसके लिए था। यहाँ पे ये जो सर्विक पेप टेस्ट है अगर आपने नहीं करवाया है इन मतलब 3 सालों के अंदर तो ये यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो उसके लिए मेरा एक अलग से अपॉइंटमेंट एक अलग क्लिनिक में हुआ और ये भी MSP कवर था, इसके भी कोई चार्ज नहीं थे। वहाँ से मुझे कॉल आ गया और वहाँ पे मैं जाके आ गई। तो ये भी मेरा बहुत इजीली प्रोसेस ख़त्म हो चुका था। अब बारी आती है मेरे 19 से 21 वीक तक की जर्नी के बारे में। तो उसमें मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड जो है वो बुक है, जो कि नेक्स्ट वीक है। और उसके बाद 22 को मतलब उसके अगले ही दिन मेरी डॉक्टर के साथ मेरी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये लोग अवॉइड कर रहे हैं कि फेस टू फेस अपॉइंटमेंट अभी के लिए इतनी सारी ना की जाए। पर जैसे जैसे हम ट्राइमेस्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट ट्राइमेस्टर तक पहुंच जाएंगे तब जाके यस वहाँ पे फेस टू फेस अपॉइंटमेंट ज़्यादा होगी और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था मेरा अब तक का। मेडिसिन के लिए ये होता है यहाँ पे कि आपको डॉक्टर प्रीनेटल विटामिन्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं लेने के लिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तब से लेके आपके ब्रेस्ट फीडिंग तक। तो किसी भी मेडिकल स्टोर में या फिर किसी भी जनरल स्टोर में जहाँ पे ग्रॉसरी मिलता है वहाँ पे मेडिसिन का जो सेक्शन होता ही है, या फिर कॉस्को में इजीली ये प्रीनेटल विटामिन्स अवेलेबल होते हैं। आपको अपने हिसाब से पिक करने हैं और लेने हैं, दैट्स इट। उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। और ये जो प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं वो MSP में कवर नहीं होते हैं, उसको आपको खुद पे करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा मेडिसिन जब तक रिक्वायर्ड ना हो तब तक डॉक्टर सजेस्ट कभी नहीं करते हैं। तो ये था मेरा अब तक का प्रोसेस कि अब तक का एक्सपेंस सिर्फ प्रीनेटल विटामिन खरीदने का है और किसी चीज़ का नहीं है।
और ये जो मैंने ऑप्शंस बताए, ये ऑप्शंस आपके लिए भी अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हो बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सिर्फ आपको इंटरनेट पे सर्च करना है इसके बारे में कि या तो मिडवाइफ्स या तो फिर प्रीनेटल क्लिनिक्स, आपको ईजीली पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इजीली अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। और हाँ, ये भी है कि हम यहाँ पे वर्क परमिट पे है, कोई हमारे पास यहाँ पे अभी तक पीआर नहीं हुआ है, तो अगर आप वर्क परमिट पे भी हो तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट पे भी ये प्रोसेस सेम ही रहेगा, या फिर स्टूडेंट परमिट पे अगर आपके पास एमएसपी है तो ये प्रोसेस सेम रहेगा। किसी भी चीज़ की एंजाइटी या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी केयर बहुत अच्छे हाथों में हो जाएगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम लगेगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।